जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के बच्चों के लिए हिंदी का मोस्ट वीवीआई चैप्टर 2 20 के दांत का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। यह वीडियो जो होगा आपका वन शॉट होगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को देखे थे, जिसका नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का भी हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे थे, वन शॉट वीडियो देखे थे। तो जाकर आप वीडियो को चैप्टर 1 को भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी का। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हिंदी का चैप्टर 2। इस बात को आप याद रखिएगा कि आपका चैप्टर 2 हो जाएगा 20 के दांत। 20 के दांत पाठ का लेखक जो है आपका नलिन विलोचन शर्मा जी है। 20 के दांत पाठ का लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी है। इसका हम लोग वन शॉट वीडियो देखेंगे। ये सभी आपका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। इस चैप्टर से 20 के दांत से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना है, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछे तो आपसे ना छूटे। अब चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न को देखिए। प्रश्न को देखिएगा और मेरे साथ साथ आप प्रश्न को याद भी कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ कॉपी में लिख लीजिएगा। और यदि आपको याद होगा तो देखिएगा कि आपका कितना प्रश्न जो होता है आपका सही होता है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को देखिए। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि 20 के दांत। 20 के दांत पाठ का लेखक कौन है। सबसे पहले आपसे लेखक का नाम पूछ रहा है कि 20 के दांत है, जो कि चैप्टर 2 है। याद रखिएगा बाबू कि हिंदी का चैप्टर 2 है, गोधली का चैप्टर 2 है 20 के दांत। जिसका पहला प्रश्न आपका है कि 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है। लेखक का नाम क्या है, नलिन विलोचन शर्मा है या यतीन्द्र मिश्र है या अशोक वाजपेयी है या मैक्स मूलर है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 20 के दांत पाठ का लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी है। तो याद रखिएगा कि 1 नंबर का ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आप प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। जो भी प्रश्न होगा आप प्रश्न को 1 बार, 2 बार या 3 बार जरूर पढ़िएगा। यदि आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। याद करने का भी जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे तरीका से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 20 के दांत पाठ का लेखक का नाम क्या है, तो नलिन विलोचन शर्मा जी है। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखिए। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था। सबसे पहले पूछा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है कहाँ हुआ था या किस जगह पे हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली, बी नंबर ऑप्शन आपका कलकत्ता है, सी नंबर आपका पटना है और डी नंबर आपका है उत्तर प्रदेश। तो बाबू आप याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है आपका पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आपको बिहार दे देगा, कभी कभी आपको बिहार दे देगा, मुंबई दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा, लखनऊ दे देगा। तो उस समय भी आप याद रखिएगा कि बिहार में जन्म हुआ था। इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था या किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा कि बिहार राज्य में हुआ था। और जब जगह का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा कि बिहार के पटना में हुआ था। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इससे पहले हम लोग पढ़े कि जन्म कहाँ पे हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है बिहार के पटना जिला में हुआ था। उसके बाद पूछ रहा है कि जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1918 में हुआ था या 1818 में हुआ था या 1819 में हुआ था या 1916 में हुआ था। तो याद रखिएगा बाबू कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है 1916 में हुआ था। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब जन्म आपसे पूछ लिया है तो आपसे मृत्यु भी पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, आप इसको भी याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म याद रखिएगा। तो जन्म कितना में हुआ था, तो 1916 में हुआ था। जब मृत्यु पूछेगा तो 1916 को 61 बना देंगे, 1916 को क्या करेंगे 1961 बना देंगे। 1961 केवल क्या करेंगे हम लोग, 1 6 को 6 1 बना देंगे। तो इस तरीका से आप याद रख सकते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1916 में। और 16 को क्या करेंगे पलट देंगे तो आपका 61 हो जाएगा। तो इस सवाल को भी आप याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु जो है 1961 में हुआ था। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए।
प्रश्न में आप 4 में आपको दिया गया है कि नलिनी विलोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा का माता जी का क्या नाम था, या कहेगा कि नलिनी विलोचन शर्मा का मम्मी का क्या नाम था। तो याद रखिएगा कि रत्नावती शर्मा या कमलावती शर्मा या बिंदु शर्मा, या याद रखिएगा कि सुलोचना शर्मा। तो याद रखिएगा बाबू कि नलिनी विलोचन शर्मा का माता जी का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा था। क्या याद रखिएगा कि रत्नावती शर्मा था, यानी ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आप सभी प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखिएगा, जितना भी सवाल हम आपको बताएंगे आप सभी प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, वो चैप्टर 1 हो या चैप्टर 2 हो या कोई भी चैप्टर हो, तो याद रखिएगा कि उसमें जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे बन सकता है वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, ताकि आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना छूटे। तो याद रखिएगा कि नलिनी लोचन शर्मा का माता जी का क्या नाम था, तो माता जी का नाम आपका था रत्नावती शर्मा, यानी ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 5 में आपको दिएगा कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। यानी आपसे पूछ रहा है कि विष के दांत पाठ क्या है, कहानी है या निबंध है या रेखा चित्र है या डायरी है। आपसे पूछ रहा है कि नलिनी लोचन शर्मा के जो विष के दांत है वो क्या है, निबंध है या कहानी है या रेखा चित्र है या डायरी है। तो याद रखिएगा कि आपका कहानी है। क्या है बाबू, कहानी है, इतना याद रखिएगा। विष के दांत क्या है, तो विष के दांत जो है आपका कहानी है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, आपसे विद्या भी कितना बार पूछा जाता है कि विष के दांत कौन सा विद्या है, या श्रम विभाजन जाति परतक कौन सा विद्या है। तो उस सारे विद्या को आप अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा। चैप्टर का जो भी वैज्ञानिक नाम है, यानी जो लेखक का नाम है, उस लेखक का नाम याद रखिएगा और उसका विद्या भी आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा। अब चलिए, अब 6 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 6 में आपको दिया गया कि नलिनी विलोचन शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा 1959 में, क्या प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में आपको दिया गया कि नलिनी विलोचन शर्मा सन 1959 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। प्रश्न को आप अच्छे तरीका से पढ़िएगा। बोल रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा जो थे 1959 में किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, दिल्ली के या पटना के या भागलपुर के या नालंदा के। तो याद रखिएगा कि पटना के, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के विभाग के अध्यक्ष बने थे, यानी बी नंबर ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। इस प्रश्न में भी एक प्रश्न पूछा छुपा हुआ है। प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि नलिनी विलोचन शर्मा किस, आपसे इस प्रकार से सवाल बनेगा कि नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय, यहां पर लिख देगा आपको पटना, अब बोलेगा कि पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यक्ष कब बने थे। तो इसको याद रखिएगा कि 1959 को। आपसे पूछेगा कि किस विश्वविद्यालय के बने, तो पटना विश्वविद्यालय के बने। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि कब बने थे, तो ये भी याद रखिएगा कि 1959 में बने थे। तो यहाँ पर आपका 2 प्रश्न हो गया। अब चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न 7 में आपको दिया गया कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती 5 किसकी बहन थी। यहाँ पर ही 5 को बहन है, कौन कौन है, तो पांचों बहन के नाम आप जरूर लिखिएगा और अच्छे तरीका से याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि पांचों बहन का नाम लिखिए या पांचों बहन कौन कौन सा, और ऑप्शन में आपको इस प्रकार से सजा के दे देगा पांचों बहन का नाम। तो याद रखिएगा कौन कौन था, तो सीमा था, रजनी था, आलो था, शेफाली था और आरती था। 5 बहनें थी, किसका था, मदन के था या सेन साहब के था या खोखा के था या लेखक के था। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किनका बहन 5 गो था। तो याद रखिएगा बाबू कि खोखा के कितना बहन था, तो खोखा की 5 बहन था। कितना बहन था, प्रश्न आपसे यह भी पूछेगा कि खोखा के कितने बहन थे, 1 था या 2 था या 4 था या 5 था। तो याद रखिएगा कि खोखा का कितना बहन था, तो खोखा के आपको 5 बहन था। उसका नाम क्या क्या था, तो इसको नाम याद रखिएगा। सीमा नाम था, सीमा हो जाएगा, रजनी हो जाएगा, हम लिख देते हैं ताकि आप उसको अच्छे तरीका से पढ़िएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। पहला सवाल क्या रहेगा कि खोखा के कितने बहन था, तो 5 को बहन था। घुमाकर पूछेगा कि 5 को बहन किसका था, तो खोखा के था। उसके बाद आपसे नाम पूछेगा कि इसका नाम क्या था, तो सीमा था।
रजनी था, आलो था, आलो, और उसके बाद आपका शेफाली था, शेफाली, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका आरती था। तो पांचों बहन का नाम अच्छे तरीका से आप याद रखिएगा। पांच कितना बहन था, पांच को बहन था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, और किसका बहन था, तो आपका खोखा के बहन था। याद रखिएगा कि खोखा का नाम आपका कासू भी था। खोखा का नाम क्या था, तो खोखा का नाम जो था आपका कासू था। ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि कासू किसका नाम था, कासू किसका नाम था, तो कासू जो है होगा आपका खोखा के नाम था। या प्रश्न आपसे घुमा के पूछेगा कि खोखा का नाम क्या था, तो आपका कासू था। तो इस तरीका से भी आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा। अब चलिए 8 नंबर देखिए। 8 में आपको दिया गया था कि खोखा किनका इकलौता बेटा था। अब आपसे पूछ रहा है कि खोखा जो है किसका इकलौता बेटा था, लेखक का, या सेन साहब का, या शर्मा जी का, या पत्रकार का। तो याद रखिएगा कि खोखा किसका इकलौता बेटा था, तो आपका सेन साहब का। सेन साहब का कितना बेटा था, तो केवल एक बेटा था। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इस तरीका से आप याद रखिएगा कि सेन साहब के कितने बेटे थे या सेन साहब के कितने पुत्र थे, तो याद रखिएगा एक। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम आपका खोखा था। इस तरीका से याद रखिएगा। खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो खोखा का दूसरा नाम जो था आपका कासू था। तो इस तरीका से आप याद रखिएगा। अब चलिए 9 नंबर को देखिए। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि किसके अनुसार सेना ने, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। यानी सेनों मतलब कि आपको दिया गया है, देखिए सेन साहब बारे में दिया गया है कि सेन साहब किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो यहां पर सेन साहब लिख सकते हैं, सेन साहब। तो आपसे पूछ रहा है कि किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, बेटियों के अनुसार, या खोखा के अनुसार, या मदन के अनुसार, या गिरधर लाल के अनुसार। तो आप याद रखिएगा कि किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांत को भी बदल दिया था। तो उनका तो एगो इकलौता बेटा था जिनका नाम क्या था, तो खोखा था। तो खोखा के अनुसार, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांत को भी बदल दिया, तो आपका खोखा के अनुसार जो कि उनका पुत्र था। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा। अब प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10 में आपको दिया गया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में, कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही है, या किस पात्र ने कही थी। तो प्रश्न को आप अच्छे तरीका से पढ़िएगा। प्रश्न में आपको दिया गया कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही है। सेन साहब के पत्नी ने कहा है, या गिरधर ने कहा, या सेन साहब ने कहा, या सोफर ने कहा है। तो याद रखिए किसने कहा है, तो सेन साहब ने कहा है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। सेन साहब ने क्या कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे बनते हैं। तो याद रखिएगा कि पूछता है कि किसने कहा, तो सेन साहब ने कहा। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए 11 नंबर देखिए। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया कि विष के दांत कैसी कहानी है। तो विष के दांत तो कहानी है, ये है। यहां पर ये पूछा कि विष के दांत कहानी है, तो कैसी कहानी है। तो पहला सवाल तो याद रखिएगा कि विष के दांत की कौन सा विद्या है, तो कहानी है। पूछ रहा है कि कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है, या ऐतिहासिक कहानी है, या धार्मिक कहानी है, या मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो याद रखिएगा कि विष के दांत तो कहानी है, लेकिन आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है। कौन वैज्ञानिक कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विष के दांत कहानी कैसा है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा। अब 12 नंबर देखिए। प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया गया कि नलिन विलोचन शर्मा जमुना कौन सी भाषा भाषी थे। यानी नलिन विलोचन शर्मा जो है जन्म से, नलिन विलोचन शर्मा जो है आपका जन्म से कौन सा भाषा बोलते थे। संस्कृत बोलते थे, या मगही बोलते थे, या हिंदी बोलते थे, या भोजपुरी बोलते थे। तो याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा जो है जन्म से आपका भोजपुरी भाषा बोलते थे। यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा कौन सा भाषा बोलते थे, तो आपका भोजपुरी। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा।
अब चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न 13 में आपको दिएगा कि लेखक ने, तो लेखक कौन है? तो लेखक यहाँ पर नलिन विलोचन शर्मा है, याद रखिएगा। प्रश्न में बोला कि लेखक ने, तो लेखक कौन? तो नलिन विलोचन शर्मा। करा है कि नलिन विलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? लेखक दे दिया है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि लेखक, इस चैप्टर का लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा लिखेगा या लेखक कहेगा, दोनों एक ही बात है। तो लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? रांची विश्वविद्यालय से, या पटना विश्वविद्यालय से, या मगध विश्वविद्यालय से, या दिल्ली विश्वविद्यालय से? तो याद रखिएगा कि लेखक ने एमए कहां से किया है? तो पटना विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। और इसी विश्वविद्यालय में क्या किए थे कि हिंदी का क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। इस सवाल को भी आप याद रखिएगा। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो। पहले ही आपसे प्रश्न पूछा था कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन बना था? तो नलिन विलोचन शर्मा। किस विश्वविद्यालय के? तो पटना विश्वविद्यालय में। कब बने थे? तो 1959 में बने थे, इतना तो याद रखिएगा। कब बने थे? तो 1959 में बने थे। किस विश्वविद्यालय के? तो पटना विश्वविद्यालय के। और कौन सा विभाग था? तो विभाग भी याद रखिएगा, विभाग भी याद रखिएगा कि उनका भी हिंदी का विभाग था, हिंदी विभाग। याद रखिएगा कि हिंदी विभाग का क्या बने थे? तो आपका अध्यक्ष बने थे। इस सवाल को आप याद रखिएगा। पूछेगा कि कब बने थे? तो 1959 में बने थे। इतना बात को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमए कहां से किए हैं? तो पटना विश्वविद्यालय से। अब चलिए प्रश्न संख्या 14 को देखिए। प्रश्न संख्या 14 में आपको दिया गया कि नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो उसी समय हम आपको बताए थे कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म जो है 1916 में हुआ था। जन्म नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। जब आपका मृत्यु पूछेगा तो क्या करेंगे? 16 को उलट के लिख देंगे। मृत्यु पूछेगा तो उलट के लिख देंगे। तो 16 1961 लिखा गया, 1916 लिखिए। पहले हमको इसको 1916 लिखे, जन्म पहले लिखना है। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है 1916 में हुआ था। लेकिन जब मृत्यु पूछेगा तो इसको पलट के लिखेंगे। तो 16 को हम लोग 61 बना देंगे। एक 6 है तो 6 1 बना देंगे। तो यहाँ पर आपसे मृत्यु पूछ रहा है, तो मृत्यु कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर है। जन्म भी याद रख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म जो है 1916 में हुआ था, और मृत्यु जो है आपका 1961 में हुआ था। तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखिए। प्रश्न संख्या 15 में आपको दिया गया कि आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते थे? यानी आपको नलिन विलोचन शर्मा के बारे में बात कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा जो है आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते थे? पुरातन शैली, या आधुनिक शैली, या काव्य शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा जो है आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते थे? तो आधुनिक शैली को अपनाते थे। यानी बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस शैली को अपनाते थे? तो आधुनिक शैली को अपनाते थे। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा। अब चलिए 16 नंबर को देखिए। 16 नंबर आपको दिया गया है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविता से हुआ है? प्रश्न को आप अच्छे तरीका से पढ़िएगा कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ यानी शुरुआत किनकी कविता से हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर से, या कुंवर नारायण से, या अज्ञे से, या नलिन विलोचन शर्मा से? तो याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा से वास्तविक प्रारंभ किया गया था। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कहानियों से हुआ है? किनके कविता के अनुसार हुआ है? तो नलिन विलोचन शर्मा के। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखिए। 17 में आपको दिया गया कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? इससे पहले हम आपको बताए थे माता जी का नाम था। माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती नाम था। माता जी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, पहले माता जी का नाम याद रख लीजिए। माता जी का नाम
नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का नाम आपका रत्नावती था, रत्नावती नाम था, इसको याद रखिएगा। नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का नाम आपका रत्नावती शर्मा था। पूरा नाम लिख दीजिए, रत्नावती शर्मा था। लेकिन यहाँ पर ये पिताजी का नाम पूछा कि नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? राम परोधर शर्मा था, या राम सनेह शर्मा था, या रामानुज शर्मा था, या रामा अवतार शर्मा था? तो याद रखिएगा बाबू कि नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम जो था रामा अवतार शर्मा था, रामा अवतार शर्मा था। यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। दोनों चीज को आप याद रखिएगा, एक ही जगह पे हम दोनों चीज को बता दिए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का नाम रत्नावती नाम था, और पिताजी का नाम जो है रामा अवतार शर्मा था। दोनों का नाम जो है र से ही था, रत्नावती और रामा अवतार। इस तरीका से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 18 को देखिए। 18 में आपको दिया गया कि सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार थी, कौन सा कार था? स्टीमर एंड था या एंड? इस प्रकार से भी आपको कहीं कहीं लिख कर मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। स्टीमर एंड लिखेगा या एंड लिखेगा, दोनों एक ही बात है। उसके बाद आपको दिया गया कि मारुति 800, उसके बाद दिया गया कि इंडिका स्टीमर, और डी नंबर ऑप्शन दिया गया कि डिजायर मोटर कार। तो याद रखिएगा कि सेन साहब की मोटर कार कौन सा था? तो इंडिमल स्टीमर एंड था या एंड था? तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखिएगा। 20 के दांत चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको मुझ पे भरोसा नहीं होगा तो आप अब की बार जो भी हिंदी का पेपर हुआ है, आप देख सकते हैं कि अब की बार 2026 में जो पेपर हुआ है, इस पेपर को खोलकर आप देख सकते हैं कि 2026 में 20 के दांत से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। आप जाकर एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि 20 के दांत से कितना प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो है, आपके अच्छाई के लिए वीडियो है, ताकि आपसे एक भी नंबर आपसे न छूटे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो याद रखिएगा बाबू कि सेन साहब की मोटर कार कौन सा था? तो स्टीमर एंड लिखिए या इंड लिखिए, याद रखिएगा। और किस रंग के था? तो याद रखिएगा कि काली रंग का था। कौन सा रंग का था? तो काला रंग के था, इतना याद रखिएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखिए। प्रश्न संख्या 19 में देखिए वही सवाल आपका आ गया कि सेन साहब की नई मोटर कार, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग के था? लाल, सफेद, या आसमानी, या काला? तो इसका जवाब तो हमने आपको बता ही दिया पहले कि कारें जो सेन साहब की मोटर कार जो था किस रंग के था? तो याद रखिएगा बाबू कि काला रंग के था। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी किस रंग के था? तो आपका काला रंग के था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया कि किसके मोटर कार की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था? अब देखिए आपको याद रखना है कि मोटर कार जो था किसका था। तो कह रहा है कि किसके मोटर की, या मोटर कार की, मोटर लिख देगा तो मोटर मतलब क्या? जो मोटर से गाड़ी चलता है, या मोटर कार कहिए। तो कह रहा है कि किसके मोटर कार की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से खतरा नहीं था, या मदन से खतरा नहीं था, या पड़ोस के बच्चों के खतरा नहीं था, या सेन साहब की पुत्रियों से खतरा नहीं था? तो एक बार प्रश्न संख्या 20 का आंसर बताइएगा कि जो सेन साहब के मोटर कार जो था, याद रखिएगा बाबू कि मोटर कार किसका था? तो सेन साहब का था। तो मोटर कार जो था या जो चमक धमक था, किससे कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्री से, यानी सेन साहब की बिटिया से कोई खतरा नहीं था। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर है। याद रखिएगा सेन साहब का एगो बेटा था जिसका नाम था खोखा, और कितना बेटिया था? तो 5 गो बेटिया था। उस समय आपसे बताए थे ना कि खोखा के कितना बहन, खोखा की बहन, खोखा की बहन, तो कितना बहन था? तो खोखा की 5 बहन। खोखा के कितना बहन है? तो 5 बहन है। तो खोखा कौन था? तो खोखा आपका सेन साहब के पुत्र था। सेन साहब, सेन साहब का पुत्र, सेन साहब का पुत्र। तो सेन साहब का पुत्र कौन था? तो आपका खोखा था। और खोखा की कितना बहन था? तो आपका 5 को बहन था। उसका नाम क्या था? उसका नाम आपका सीमा था, सीमा था।
रजनी था, रजनी, आलो, और उसके बाद आपका कौन था, उसके बाद आपका शेफाली था, और उसके बाद कौन था, उसके बाद आपका आरती था। तो पांचों बहन के नाम आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा। तो ये तो खोखा के बहन था, तो ये बहन किसका हो जाएगा, ये पुत्री की केकर हो जाएगा, पुत्री आपका सेन साहब का हो जाएगा। तो सेन साहब की 5 बेटियां, सेन साहब की 5 बेटियां कौन कौन, सीमा, रजनी, आलो, आरती और शेफाली। और पूछेगा कि खोखा के कितनी बहन, तो 5 बहन, और सेन साहब की पुत्रिया कितना, तो 5 को। तो याद रखिएगा कि पुत्रिया से कार को मोटर गाड़ के कोई खतरा नहीं था, यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखिए। प्रश्न संख्या 21 में आपको दिया गया कि खोखा के दांत किसने तोड़ा। प्रश्न आपसे दे रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा, मदन ने तोड़ा, या मदन के दोस्त ने तोड़ा, या सेन साहब ने तोड़ा, या गिरधर ने तोड़ा। तो इसका एक बार आंसर बताइए कि खोखा के दांत किसने तोड़ा। तो याद रखिएगा बाबू कि खोखा के दांत आपका मदन ने तोड़ा। खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो खोखा के दांत जो है वो होगा आपका मदन ने तोड़ा। मदन के पिता आपका गिरधर लाल थे, याद रखिएगा, मदन के पिता। अब सेन साहब के पिता कौन थे, सॉरी खोखा के पिता कौन थे, तो आपका सेन साहब। और मदन के पिता कौन थे, तो गिरधर लाल। इस तरीका से आप याद रखिएगा, एक सवाल में आप रिपीट करिएगा, देखिएगा कि किस प्रकार से याद रहेगा। खोखा किसका पुत्र था, तो सेन साहब का। मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल के। खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा। अब चलिए ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि दांत तो तोड़ा, तो कितने दांत तोड़ा, ये भी सवाल आपसे पूछेगा। तो चलिए आगे आगे देखिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखिए। कह रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था। सेन साहब का तो एगो बेटा था खोखा, तो उसको कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना। तो वही आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सेन साहब ने खोखा को क्या बनाना चाहता था, डॉक्टर बनाना चाहता था, या शिक्षक बनाना चाहेगा, या अभिनेता बनाना चाहता था, या इंजीनियर बनाना चाहता था। तो याद रखिएगा बाबू कि खोखा को सेन साहब ने क्या बनाना चाहता था, तो इंजीनियर बनाना चाहता था। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इस सवाल को आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा कि खोखा को सेन साहब क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए 22 का डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। प्रश्न संख्या 23 में आपको दिया गया कि मदन के पिता का क्या नाम है। मदन के पिता का क्या नाम है, तो वो हम तो उसी समय आपको बताए थे कि मदन के पिता का क्या नाम था, मुरली लाल था, या त्रिपुरा लाली लाल था, या गिरधर लाल था, या संपत लाल था। तो उस समय हम आपको क्या बताए थे कि मदन ने दांत तोड़ा किसका, तो खोखा को। तो उसी समय बताए थे कि मदन के पिता कौन था, गिरधर लाल था। गिरधर लाल इसको अलग करके भी इस तरीका से लिख देगा, आपको घबराना नहीं है। गिरधर गिरधर ऐसे लिख देगा और लाल अलग लिख देगा, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। तो मदन के पिता का क्या नाम था, तो मदन के पिता का नाम आपका गिरधर लाल था। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो अच्छे तरीका से ये सभी प्रश्न को आप याद रखिएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखिए। प्रश्न संख्या 24 में आपको दिया गया कि दुर्लित का शब्दार्थ है। दुर्लित का शब्दार्थ क्या होगा, दुलारा होगा, या सुशील होगा, या उदंड हो जाएगा, या लाल प्यार से बिगड़ा हुआ। तो याद रखिएगा कि दुर्लित का शब्दार्थ क्या हो जाएगा, तो लाल प्यार से बिगड़ा हुआ। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है ना गांव में कि ज्यादा प्यार मिला है तो बहक गया है, तो वही बात है कि लाल प्यार में बिगड़ा हुआ। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब 25 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 25 में आपको दिया है कि गिरधर लाल किसका फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल जो था किसका फैक्ट्री में किरानी था। तो यहां से एक प्रश्न बन गया कि गिरधर लाल क्या काम करता था। तो गिरधर लाल जो है एक किरानी था। क्या था, तो एक किरानी था। तो यहां से भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि गिरधर लाल फैक्ट्री में क्या था। तो याद रखिएगा बाबू कि गिरधर लाल फैक्ट्री में क्या था, तो आपका किरानी था। तब पूछ रहा है कि किरानी तो था किसके फैक्ट्री में, मुखजी साहब की फैक्ट्री में, या सिंह साहब की फैक्ट्री में, या पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, या सेन साहब की फैक्ट्री में। तो देखिए गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था, तो आपका सेन साहब के।
तो यहीं पर ही आप बात थोड़ा सा कुछ सोचिए कि पीछे हम लोग क्या पढ़े। पहले तो सवाल आपका बना कि गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था। तो गिरधर लाल जो था आपका सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था, इतना सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपका बना कि गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था, तो आपका किरानी था। तो यहीं पर ही आपको कुछ याद आ रहा होगा कि गिरधर के बेटा कौन था। तो गिरधर के बेटा जो था आपका मदन था। गिरधर के बेटा कौन था, तो आपका मदन था। और सेन साहब का बेटा कौन था, तो सेन साहब का बेटा जो था आपका खोखा था। तो देखिए गिरधर लाल जो है सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था, यानी सेन साहब मालिक था और इसके फैक्ट्री में गिरधर लाल काम करता था। अब देखिए इसका बच्चा के बदमाशी क्या किया। गिरधर लाल के बेटा मदन था और सेन साहब के बेटा खोखा था, और इसका बेटा जो था इसका दांत तोड़ दिया, मार के इसी को मार दिया, मालिक के बेटा को मारा। देखिए गिरधर लाल के बेटा तो किरानी था सेन साहब की फैक्ट्री में, और इसका बेटा था खोखा, और गिरधर लाल के बेटा था मदन। तो प्रश्न था ना कि खोखा का दांत किसने तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा। तो चलिए इस तरीका से आप याद रखिएगा। अब 26 नंबर देखिए, 26 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहां से हुआ। नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहां से हुआ, मिडिल स्कूल से, या जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, या पटना हाई स्कूल में, या पटना कॉलेजिएटिव स्कूल में। तो याद रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल के पढ़ाई यानी प्राइमरी जो पढ़ाई होता है वहां पे किए थे, तो पटना कॉलेजिएटिव स्कूल में किए थे, यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए कितना नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए, 26 नंबर प्रश्न तक हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ लिए। बस अभी से लेकर 15 प्रश्न और आपके लिए होगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए है और आपके अच्छाई के लिए है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको अच्छे तरीका से याद हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखिए। प्रश्न संख्या 27 में दिया गया कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। तो कासू कौन था, तो कासू आपका खोखा था। कितना बार हम आपको बताएं कि कासू कौन था, तो कासू जो होता था आपका खोखा था, खोखा का दूसरा नाम आपका कासू था। तो इस तरीका से आप याद रखिएगा बाबू, दोनों नाम याद रखिएगा, जिसको खाखू खोखा याद रहेगा कासू याद न रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा कि कासू कौन है। तो याद रखिएगा कि खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो कासू था। तो कहा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, 3 तोड़े, या 1, या 2, या 4। तो हमने आपको बताया ना कि ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा कि मदन ने खोखा का कितना दांत तोड़े, तो याद रखिएगा कि 2 गो दांत तोड़ दिया था। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदन ने खोखा का कितना दांत तोड़ा था, 2 दांत तोड़ा। अब चलिए प्रश्न संख्या 28 को देखिए। प्रश्न संख्या 28 में आपको दिया गया कि खोखा किसको कहते हैं, किसु को, या किसु को, या कासू को, या कंसु को। तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, बस थोड़ा थोड़ा का अंतर है, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि खोखा किसको कहते थे, तो कासू को। देखिए कासू को, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आप अच्छे तरीका से टिक नहीं मारिएगा तो जल्दी जल्दी में आपसे गलती भी हो जाएगा, इसलिए आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा। खोखा किसको कहते थे, तो कासू को कहते थे, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर में आपको दिया गया है कि विष के दांत कहानी ली गई है। विष के दांत कहानी ली गई है संत परंपरा और साहित्य से, या विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से, या साहित्य और इतिहास दर्शन से, या ग्रंथावली से। तो याद रखिएगा कि विष के कहानी जो है विष के दांत और अन्य कहानी के संग्रह से लिया गया है, यानी बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। विष के दांत कहानी जो है विष के दांत और अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है, यानी बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 30 को देखिए। करा कि सेन साहब का मित्र क्या था, डॉक्टर था, या वकील था, या पत्रकार था, या शिक्षक था। तो याद रखिएगा कि सेन साहब का मित्र क्या था, तो आपका पत्रकार था। सेन साहब का मित्र क्या था, तो सेन साहब का मित्र जो था या दोस्त क्या था, तो आपका पत्रकार था। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 31 को देखिए।
प्रश्न संख्या 31 में आपको दिया है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। गिरधर लाल जो था किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, मध्यम वर्ग का या उच्च वर्ग का या निम्न वर्ग का या निम्न मध्यम वर्ग का। तो याद रखिएगा कि गिरधर लाल जो था निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न को अच्छे तरीका से पढ़िएगा, ऑप्शन को अच्छे तरीका से पढ़िएगा और देखिएगा, अच्छे तरीका से देखिएगा, फिर भी आपको पूरा के पूरा याद हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छे तरीका से देखिएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपका प्रत्येक सवाल आपसे याद हो जाएगा। अब चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 32 में आपको दिएगा कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता है। कासू तो आपका खोखा का नाम है, तो उसका पिताजी तो आपका सेन साहब है। उसका मदन के पिता, रजनी के पिता और शेफाली का पिता। ये रजनी और शेफाली कौन है? तो खोखा की बहन है। ये रजनी और शेफाली कौन है? तो खोखा की बहन है। तो ये किसका पुत्री था? तो सेन साहब की। तो यहाँ पर गिरधर लाल कौन था? तो मदन के पिता था। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर है। आपको याद रहेगा, फिर भी काट के हटा दीजिएगा कि कासू तो खोखा का नाम है और खोखा जो है सेन साहब का पिताजी, सेन साहब का पुत्र है। रजनी शेफाली तो ये आपका खोखा की बहन है और सेन साहब का पुत्री है। तो इस तरीका से आपका मदन का पिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो गया। अब चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 33 में आपको दिएगा कि सेन साहब के बेटे यानी कौन? खोखा। सेन साहब के बेटा यानी कौन? तो खोखा का क्या नाम था? तो ये तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइए कि सेन साहब के बेटा खोखा का क्या नाम था। यहाँ पर ही खोखा भी दे दिया है, तो खोखा का क्या नाम था? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे। यदि आप कमेंट करके बताइएगा तो आपका कमेंट का रिप्लाई हम खुद से देंगे कि हाँ बाबू आपका आंसर सही है, या जो भी रहेगा हम आपको जरूर कहेंगे। तो इसलिए आप इस प्रश्न का आंसर जो है आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा और दिल देकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार से लगा। तो चलिए आप प्रश्न संख्या 34 को देखिए। प्रश्न संख्या 34 में आपको दिया है कि मदन की उम्र क्या था। मदन जो है कितने साल का था? 5-6 साल का था, या 7-8 साल का था, या 3-4 साल का था, या 9-10 साल का था। तो याद रखिएगा कि मदन का उम्र क्या था। तो मदन का उम्र जो था 5 से 6 साल था। 5 या 6 लिख दीजिए, इसको थोड़ा सा ठीक कर दें, 5-6 साल इस प्रकार से लिख दीजिए। तो मदन का उम्र क्या था? तो 5 से, ये नहीं कि 5-6 साल, 5 साल, 5 या 6 साल था इस तरीका से, 7 या 8 साल, 3 या 4 साल, 9 या 10 साल। तो याद रखिएगा कि मदन का क्या उम्र था? तो 5 से 6 साल था। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 35 को देखिए। प्रश्न संख्या 35 में आपको दिएगा कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। शरीक मतलब होता है शामिल होना। शरीक मतलब क्या होता है? तो शरीक मतलब होता है शामिल होना। इसको अभी आप याद रखिएगा, शामिल होना चाहता था। तब प्रश्न को आप अच्छे तरीका से पढ़िएगा कि कासू मदन के साथ, अब देखिए मदन के साथ खेलने के लिए कौन चाहता है? कासू। मदन के साथ खेलने के लिए कौन चाहता है? कासू यानी खोखा, यानी सेन साहब के पुत्र। तो कह रहा है कि कासू जो है मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, या हॉकी के खेल में, या बैडमिंटन के खेल में, या लट्टू के खेल में। तो याद रखिएगा कि कासू यानी खोखा जो था आपका मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में, यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। फिर न कासू जो था, कासू का मदन ने दांत तोड़ दिया था। कै गो दांत तोड़ा था? तो 2 गो दांत तोड़ा था। कहाँ वाला था? आगे वाला। इसको याद रखिएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 36 को देखिए। प्रश्न संख्या 36 में आपको दिएगा कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा के था। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन नलिन विलोचन शर्मा की है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर है। देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया कि रामा अवतार शर्मा। तो रामा अवतार शर्मा कौन था? तो इसको आप याद रखिएगा, कितना बार बता दिए कि रामा अवतार शर्मा कौन था? आपका लेखक के पिताजी थे, यानी नलिन विलोचन शर्मा के पिता थे। इसको लिख देते हैं, नलिन विलोचन, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा का पिताजी, शर्मा का पिताजी कौन था? तो रामावतार शर्मा। पिताजी कौन था? तो रामावतार शर्मा। और माताजी का क्या नाम था? रत्नावती देवी था। तो दोनों को आप याद रखिएगा, 3 बार बता दिए कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या नाम था? तो रामावतार शर्मा। और माताजी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा था। तो आप दोनों प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब 27 नंबर देखिए, सॉरी 37 नंबर देखिए। 37 नंबर प्रश्न में आपको दिया कि लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? कठपुतलियां मतलब क्या होता है कि लड़कियां कुछ नहीं बोलती है। इसका मतलब यही है कि लड़कियां क्या है? तो कठपुतली है, यानी कुछ नहीं बोलेगी। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, या चाचा चाची को, या मामा मामी को, या माता पिता को? तो इसका आंसर आप ही बताइए कि लड़कियां क्या है? कठपुतली है। इस बात पर किसको गर्व है? तो माता पिता को गर्व है कि मेरी बेटियां कुछ नहीं बोलती है, जैसे बोलेंगे उससे करेंगे। तो यही बात आपसे बोला कि किसको इस बात पे गर्व है? तो माता पिता को गर्व है कि मेरी लड़कियां क्या है? कठपुतली है, कुछ नहीं बोलती है। तो चलिए, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 38 को देखिए। प्रश्न संख्या 38 में आपको दिया गया कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? फटकार मतलब होता है डांट लगाया। फटकार मतलब क्या होगा? फटकार मतलब होता है डांट लगाया, या डांटना लिख दीजिए ना। कहा कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया, यानी खूब डांटा। गिरधर लाल को, या खोखा को, या मदन को, या शेफाली को? तो एक बार बताइए कि सेन साहब ने किसको खूब फटकार लगाया? तो गिरधर लाल को। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल जो था आपका मदन के पिता था। और गिरधर लाल क्या काम करता था? तो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में क्या काम करता था? तो आपका किरानी था। तो जब उसके फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कुछ गलती करेगा तो वो तो किरानी को बोलेगा ही। तो वही बात आपसे बोला कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया? गिरधर लाल को जो है बहुत फटकार लगाया, या वो तो कुछ कंपनी में या फैक्ट्री में कुछ गलती किया उसके लिए डांटा, या तो खोखा के दांत तोड़ दिया था उसका बेटा मदन, या तो उसके लिए डांटा। तो 2 ही रीजन हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है कि फैक्ट्री में कुछ काम किया और गलती किया जिसके कारण सेन साहब डांटे, और दूसरा रीजन हो सकता है कि सेन साहब के पुत्र खोखा का दांत गिरधर लाल का बेटा जो था मदन दांत तोड़ दिया था जिसके कारण डांटा होंगे। 2 ही रीजन है। अब चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखिए, सॉरी 39 नंबर। कह रहा है कि कावा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, या कौन लालच हो गया? तो कह रहा है कि कावा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो आपसे प्रश्न बोला कि कबूतर ने, या हंस ने, या बत्तख ने, या मछली ने? तो याद रखिएगा कि हंस ने। कावा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो आपका हंस ने ललक गया, यानी बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 40 को देखिए। प्रश्न संख्या 40 में आपको दिया गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर जो है किनके हाथों से पीटता था? माता के हाथों से, या सेन साहब के हाथों से, या खोखा के हाथों से, या पिता के हाथों से? तो मदन किससे कुटाएगा? तो कुटाएगा मानी मार खाएगा। तो याद रखिएगा कि पिता के हाथों से। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर है। माने मतलब कि जिसका बेटा रहेगा वही तो मारेगा, दूसरा का हिम्मत है कि मार देगा। तो वही आपसे बोला कि मदन अक्सर मतलब कि हमेशा पीटता था या पिटाता रहता था। तो किससे? अपने पिता से। तो क्यों पिता के हाथों से? और पिता कौन था? तो गिरधर लाल था। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? यहाँ पर नाम दे देगा सेन साहब से, गिरधर लाल से, या कोई और 2 नाम दे देगा। तो याद रखिएगा कि लेखक
पिता के हाथों से बोलेगा या गिरधर लाल के हाथों से बोलेगा, तो इस तरीका से सवाल आपसे पूछेगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 41 को देखिए। प्रश्न संख्या 41 में दिया गया कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? लाहौर आता था, लाहौर। ये क्या दिया, दे दिया है लोहार, लोहार। हाँ ठीक है बाबू, लोहार है या पेंटर है या दर्जी है या बढ़ई है। करा कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? तो बढ़ई आता था, बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करता था। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? आता था तो आपका बढ़ई आता था, यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। 42 नंबर प्रश्न कि सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहता था? तो ये तो सवाल पहले ही बता दिए थे कि सेन साहब का बेटा खोखा जिसको क्या बनाना चाहता था? तो इंजीनियर बनाना चाहता था। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? सेन साहब को कार से किससे खतरा था? मदन से था या सोफर से था या कमल से था या खोखा से था? तो सेन साहब के उसके गाड़ी को किससे खतरा था? उसके बेटा से, यानी खोखा से। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब को कार को किससे खतरा था? तो उनके बेटे से खतरा था, यानी खोखा से। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदन के पिता का क्या नाम था? तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, सेन साहब था या गिरधर लाल था या मुरारी लाल था या गिरधारी लाल था। तो देखिए गिरधर लाल भी दिया है और गिरधारी लाल भी दिया है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि मदन के पिता का क्या नाम था। तो आपका गिरधर लाल था, गिरधारी लाल में टिक नहीं कर दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम आपका गिरधर लाल था। देखिए यहाँ पर गिरधारी लाल दिया गया है, इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन में टिक नहीं करिएगा बाबू, गिरधर लाल में आप टिक करिएगा। तो मदन का पिता का क्या नाम है? तो गिरधर लाल था। तो यहीं पर यह जो है वीडियो आपका समाप्त होता है। तो आप याद रखिएगा कि हम लोग हिंदी का गोधली, हम लोग हिंदी का गोधली, हम लोग हिंदी का गोधली का भाग 2, यानी गोधली 2 ही दिया गया, गोधली 1 नहीं है, याद रखिएगा। हिंदी का गोधली 2 गद्य खंड का, कौन खंड का बाबू? गद्य खंड का। गद्य खंड हम लोग चालू किए और गद्य खंड में चैप्टर 2, गद्य खंड में कौन है? तो गद्य खंड में आपका चैप्टर 2 है। और कौन सा चैप्टर है? विष के दांत। कौन सा चैप्टर है? तो विष के दांत। इतना आप याद रखिएगा कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो आज के वीडियो में हम लोग हिंदी का गोधली 2 का गद्य खंड का चैप्टर 2 पढ़े हैं, गद्य खंड का चैप्टर 2। और गद्य खंड का चैप्टर 2 में आपको दिया गया है कि विष के दांत, विष के दांत में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए बन सकता था वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने आपको बताया। टोटल कितना प्रश्न को हमने बताया? तो टोटल विष के दांत में हम लोग 44 प्रश्न को बताए। विष के दांत चैप्टर 2 में हम लोग टोटल कितना प्रश्न को पढ़े? तो 44 प्रश्न को पढ़े। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि 44 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आंसर आपका सही है। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि 44 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आंसर आपका सही है। यदि आपको सही कम हो रहा है तो आप अच्छे तरीका से वीडियो देखिएगा, अच्छे तरीका से मेरी बात को सुनिएगा और प्रश्न को बार बार पढ़िएगा, ऑप्शन को बार बार पढ़िएगा, ताकि आपको अच्छे तरीका से याद हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो को बस इतना ही। वीडियो को एक बार अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक प्रश्न हम आपको दिए हैं जिसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा या जो भी लगा, एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर वीडियो हमें अच्छा लगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन जो भी हैं उनको एक बार वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इसी प्रकार से हम प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो आपको लिए लेकर आते रहेंगे, आपको अच्छे तरीका से हम पढ़ाते रहेंगे। अभी तो केवल अभी हम हिंदी का चालू किए हैं, थोड़ा देर में हम मैथ भी आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी किताब पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सभी चैप्टर का हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इसलिए आप अच्छे तरीका से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।